हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेकेपी टेक में। तो डीएलएड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रिया। अब हम सोच रहे हैं कि गुणा और भाग क्या हमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने की ज़रूरत है? तो नहीं, अगर देखा जाए तो ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें आता है भाग गुणा, ये सभी को आता है। लेकिन डीएलएड के पेपर में जो आता है वो हमसे पूछता है, बार बार पूछता है कि गुणा और भाग की संक्रिया बताइए। तो हमें केवल गुणा और भाग करके नहीं दिखाना होता है, उसमें हमने कौन कौन सी संक्रियाएं की, क्या किया, वो सारी चीज़ हमें लिखित रूप में बताना पड़ता है। इसलिए आज हमें ज़रूरत पड़ रही है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रिया पढ़ने की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणा। तो गुणा क्या है? तो किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। मतलब अगर एक संख्या को हम बार बार जोड़ना शुरू कर दें, बार बार, याद रखिएगा, बार बार एक ही संख्या को बार बार अगर हम जोड़ें तो उससे जो हमारा परिणाम या रिजल्ट प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं कि गुणा है। अब आगे देखते हैं कि गुणा का क्रियात्मक हल क्या है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले लें, 95 गुणे 8 बोल दे कि 95 गुणे 8 को समझाइए या इसका गुणात्मक क्रियात्मक इस गुणा का क्रियात्मक हल बताइए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर किसी अंक का या किसी संख्या से गुणा करना है तो हमें क्या करना होता है? सर्वप्रथम हम संख्या से इकाई में गुणा करते हैं, जो भी हमारी संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 95 गुणे 8, यानी 95 गुणे 8 हमने लिया है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या? सर्वप्रथम हम संख्या से इकाई में गुणा करेंगे। यानी कि जो संख्या है, कोई भी एक संख्या हमारी दे रखी है, एक है संख्या 95 और उसमें गुणा कर रहे हैं 8 से, तो 8 का गुणा सबसे पहले किस में होगा? इकाई में होगा। सबसे ध्यान रखने वाली बात कि 8 से जो गुणा होगा वो इकाई में होगा। कैसे होगा? तो इकाई के स्थान पे 5 है तो उसको लिख सकते हैं 5 इकाई गुणे 8। क्या लिख सकते हैं? 5 इकाई गुणे 8 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 गुणे 8 इकाई, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। तो 8 गुणे 5 कितना होता है? 40। और कौन से स्थान पे है? इकाई, तो 40 इकाई। 40 इकाई को हम सब लोग जानते हैं कि क्या लिखते हैं? 4/2 इकाई। ये तो हमारा हो गया कि इकाई के स्थान पे जो अंक था उसमें हमने 8 से गुणा कर दिया। अब अगला हम जो गुणा करने जा रहे हैं वो किस में करेंगे? तो अब तक हमने किया है 8 का गुणा इकाई में, अब हम 8 का गुणा करेंगे दहाई में। तो उसको हम लिखते हैं, हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं पेपर में, हमें ये लिखना होगा। अगर पूछ देगा कि गुणा का क्रियात्मक हल दिखाइए या बताइए तो हमें ये सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो अब अगला की स्टेप क्या है कि पुनः दहाई के अंक में गुणा करेंगे। तो दहाई का अंक क्या है? 9 है। यानी कि 9 दहाई में किसका गुणा होगा? 8 का गुणा होगा। उसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 8, और ये जो उसका आएगा यूनिट पर आएगा वो दहाई आएगा। तो 9/72, 72 दहाई। अब हमें पता है कि गुणा क्या होता है, तो हमने शुरू में ही इसकी परिभाषा पढ़ा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। यानी कि जोड़ को ही हम जब छोटे रूप में ले आते हैं तो वो गुणा कहलाता है। तो अब यहाँ पे दे रखा है, हमने पहले इकाई में किया तो 4/2 इकाई आया। अब दोबारा जब हम दहाई में गुणा किए हैं तो 72 दहाई हो गया है। अब इकाई और दहाई दोनों में जो भी रिजल्ट आया उसको अगर हम जोड़ दें तो हमारा गुणा का हल आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? उसमें था 4 दहाई, तो 4 दहाई प्लस 72 दहाई प्लस 0 इकाई, कितना हो गया? 4 दहाई और 72 दहाई कितना हो जाएगा? 76 दहाई प्लस 0 इकाई, कितना हो गया? प्लस 0 इकाई। तो 95 गुणे 8 बराबर 760। अब देखिए, कोई पूछ सकता था कि क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर ले आने के लिए हमें स्टेप वाइज चलना होगा। स्टेप वाइज चलने के लिए हमें हर एक स्टेप को लिखना होगा, दिखाना होगा और बताना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या किया है। तो अब अगला हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, यदि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 12 पेन का मूल्य कितना होगा? तो क्या करेंगे? या तो हम एक पेन का मूल्य 10 रुपये है उसको 12 बार जोड़ दें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बार हमने 10 लिख लिया और इसको जोड़ लें तो कितना आएगा? 120। हमने
ये एक ही पेन के मूल्य से 12 पेन का मूल्य निकाल लिया। लेकिन क्या केवल यही रास्ता है? तो नहीं, इसमें हम कर सकते थे कि एक पेन का मूल्य दे रखा है, 12 पेन का मूल्य पूछा है, तो एक पेन के मूल्य में 12 पेन के मूल्य से गुणा कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सतत जोड़ की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए हम गुणा विधि का प्रयोग करते हैं। मूल्य कितना आ गया? मूल्य हमारा आ गया है 120 रुपये। याद रखिएगा, हमें यूनिट का ध्यान देना ज़रूरी है। लास्ट में जो दिया रहता है वो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो इकाई लिखनी ज़रूरी है। रुपए में है, पैसे में है, डॉलर में है, किस चीज़ में है, वो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हमें लिखना ज़रूरी है। तो 12 पेन का मूल्य आ चुका है 120 रुपये। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। प्रॉपर्टी को ही प्रगुण बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। यानी कि अब हम मल्टीप्लिकेशन की कितनी प्रॉपर्टी हैं वो सारी प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है या पहला प्रगुण क्या है? गुणन का समवरक प्रगुण। गुणन का समवरक प्रगुण, गुणन का समवरक प्रगुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणन का समवरक प्रगुण। तो ये होती क्या है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं दी हों, हमको जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं, 2 या 3 ले लेते हैं। जैसे कोई दो संख्याएं 2 और 3 दे रखी हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो कहता है कि इनका जो गुणनफल होगा C, जैसे 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 6। वो C जो एक हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। कहने का मतलब कि यदि A और B दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कोई तीसरा C है, तो वो जो C होगा, C वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो जो भी C आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 2 और 3 का गुणनफल 6 होता है। 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, दोनों का गुणनफल 6, ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। गुणन का समवरक प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या आएगी यदि वो दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या है तो। अगला पढ़ेंगे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? तो इसके लिए कहता है कि यदि दो A और B दो पूर्ण संख्याएं हैं, पहले से ही जैसे मान ले 4 और 5 दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो कहता है कि यदि A और B दो पूर्ण संख्याएं हैं तो A गुणे B बराबर B गुणे A दोनों बराबर होगा। यानी कि 4 में 5 से गुणा करें या 5 में 4 से गुणा करें, दोनों का जो गुणनफल आएगा वो बराबर आएगा। तो 4 गुणे 5 20 होता है, 5 गुणे 4 20 होता है। यही नियम जो है इसी को कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी है शून्य का गुणनगुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सबको पता होगा कि जीरो आइडेंटिटी यानी कि जीरो से गुणा करना है। जीरो से गुणा करने पे आपको पता होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर जीरो से हम गुणा कर दें तो गुणनफल शून्य आएगा। यही प्रॉपर्टी शून्य का गुणनगुण कहलाती है या जीरो आइडेंटिटी कहलाती है। तो एक बार परिभाषा देख लें, यदि A कोई पूर्ण संख्या हो तो उसमें जीरो से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए संख्या ले लेते हैं 110, उसमें जीरो से गुणा कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? शून्य का गुणनगुण या जीरो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे गुणनफल का तत्समक अवयव। गुणनफल का तत्समक अवयव, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? तो ये बताता है कि यदि A कोई पूर्ण संख्या है, कोई भी एक संख्या दी रखी हो और अगर वो पूर्ण संख्या है
और उसमें 1 से गुणा कर दें तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। क्या कहना चाहता है कि यदि a कोई पूर्ण संख्या हो और उसमें 1 से गुणा कर दिया जाए तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे 24 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 24 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। उसमें 1 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें? 1 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24 ही आएगा। यानी कि जो संख्या पूर्ण संख्या थी उसमें अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इस प्रगुण को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखते हैं कि क्या है। तो कहता है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या को भी हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो यदि कोई संख्या परिमेय संख्या हो या पूर्ण संख्या हो और उसका प्रतिलोम हमें लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या अंश में दी है उसको हर बना देंगे और जो संख्या हर में दी है उसको अंश बना देंगे। कहने का मतलब इसका हम आपको समझाते हैं उदाहरण देके। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं 4/5। 4/5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 4/5 का अगर हमें प्रतिलोम लिखना हो तो हमें पता है कि जो ऊपर रहती है, बटे के जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अंश, इसको बोलेंगे हम अंश। और जो बटे के नीचे रहता है उसको बोलते हैं हर। तो कहता है कि प्रतिलोम जब लिखना हो, किसी भी परिमेय संख्या का प्रतिलोम लिखना हो तो अंश को क्या बना देना है? हर बना देना है। और हर को क्या बना देना है? अंश बना देना है। तो 4/5 क्या हो जाएगा? 5/4। यानी कि 4/5 का प्रतिलोम 5/4। और ऐसे ही अगर बोले कि -2/3 का प्रतिलोम तो माइनस साइन तो वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों? अगर -2 के साथ लेते हैं तो 2 अगर नीचे भी माइनस आता है तो बाद में हम उसको ऊपर कर सकते हैं, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का माइनस लिखा रहता है। -2/3 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3/2। क्यों? क्योंकि 3 हर में है तो उसको अंश बना देंगे और जो अंश में है उसको हर बना देंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। ये बहुत जगह काम आती है। गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण बहुत जगह हमें काम लेंगे इस प्रॉपर्टी को, इसलिए इसको अच्छे से हमें पढ़ना होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं दी हों, अगर ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं दी हों, जैसे 2, 3 और 5 दिया हो, ठीक, तो क्या कहता है कि ए बी को एक साथ गुणा कर लो, उसके बाद सी का अलग से गुणा कर दो तब भी, या ए को अलग कर दो, बी और सी को आपस में गुणा कर लो, उसके बाद ए का गुणा करो तब भी, या तीनों को एक साथ गुणा कर लो तब भी। हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे 2 × 3 को एक साथ कर लो, गुणे 5 को अलग से। उदाहरण के लिए ले लिए हैं 2, 3 और 5 3 संख्या हैं, तो 2 और 3 को आपस में कर लो फिर 5 का करो, या 2 को अलग कर दो और 3 और 5 को एक साथ गुणा कर लो, या तीनों को एक साथ गुणा कर दो। हमेशा आंसर कितना आएगा? 6 × 5 और ये क्या हो जाएगा? 2 × 15 और ये क्या हो जाएगा? 30। 6 और 5 30 होता है, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। यानी कि हमने क्या देखा? तीनों बराबर हैं। ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए × बी ब्रैकेट में इंटू सी बराबर ए इंटू ब्रैकेट में बी × सी बराबर ए × बी × सी, तीनों बराबर होंगे। यही कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। अब अगली प्रक्रिया कौन सी है? तो अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये होता क्या है? तो ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई 3 संख्या दे रखी है ए बी और सी, तीनों पूर्ण संख्या हैं, तो कहता है कि ए × बी प्लस सी जो होगा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे अंदर, ए × बी प्लस ए × सी। जैसे 2, 3, 5 को ही ले लीजिए, 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो 2 × ब्रैकेट में अगर 3 + 5 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 3 + 5 × 2, कितना हो जाएगा? 6 + 10,
16 हो गया। और डायरेक्ट अगर करना चाहे तो 5 3 8 गुणे 2 बराबर 16, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। अगला क्या है? गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। मतलब इसमें क्या करना है? इसमें हमें करना है सब्सट्रैक्शन। कैसे? अगर 3 पूर्ण संख्याएं दी हों तो a गुणे b माइनस सी बराबर हो जाएगा a गुणे b माइनस a गुणे सी के। जैसे अगर 2 3 5 की ही बात करेंगे हम तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 माइनस 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 3 के, तो 10 माइनस 6 4 के बराबर हो जाएगा। और ये कितना है? 5 माइनस 3 2, 2 गुणे 2 4, यानी दोनों बराबर होगा क्या? a गुणे ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर होगा किसके? a गुणे b के, माइनस का साइन लग गया, a गुणे c के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है कि अगर a की जगह पे 5, b की जगह पे 7 और c की जगह पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 माइनस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7, 5 का गुणा 7 से हो जाए पहले, फिर माइनस का साइन एज इट इज लग जाए और 5 गुणे माइनस 3, 5 गुणे 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 35 माइनस 5 3 15, कितना हो जाएगा? 20। और अगर दूसरी तरीके से यहाँ से देखें तो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 होता है, और 4 गुणे 5 20, दोनों बराबर है। तो ये है। अब आगे हम देखेंगे वितरण प्रगुण के प्रयोग। कुछ प्रयोग हैं जिनको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। कैसे यूज किए जाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें बताएगा। ये सारे प्रयोग बताएंगे, ये सारे उदाहरण बताएंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं। अगर हमें 485 का गुणा करना हो 1008 में, तो एक तो है कि हम लेके बैठ जाएं 1008 में 485 से गुणा करने, ये पूरा बैठ के करें, 3 लाइन सॉल्व करें, फिर एडिशन करें लास्ट में, वो आएगा, वो उससे भी आंसर आएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि हमें किसका प्रयोग करना है? वितरण प्रगुण का। तो आपको पता है कि वो 2 होते हैं, एक ओवर एडिशन होता है और एक ओवर सब्सट्रैक्शन होता है, यानी कि एक योग पर होता है और एक घटाना पर होता है। तो उसे कैसे यूज करते हैं? तो इसमें 1008 है, तो 1008 को क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 8, तो 485 गुणे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1000 गुणे 8, तो 485 गुणे 1000 हो जाएगा, प्लस 485 गुणे 8 हो जाएगा। हमें पता है 1000 का गुणा है, मतलब 3 जीरो और बढ़ा देंगे, प्लस 485 गुणे 8 कितना हो? तो 8 पंजे 40 जीरो, 8 अट्ठाई 64, फिर जितना आंसर आ जाएगा 3880। अब क्या करें? इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा प्रयोग, वितरण प्रगुण का ये था प्रयोग। अब दूसरा एक और देख लेते हैं कि अगर 94 गुणे 6754 में गुणा करना हो तो फिर एक दूसरा है कि एक तरफ बैठ जाओ, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। वो लिख के आएगा कि वितरण प्रगुण के प्रयोग से इसको सॉल्व करें, तब वहाँ हम जो डायरेक्ट कर लेंगे तो हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मार्क्स हमें लेना है तो हमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कैसे यूज कर सकते हैं? 6754 को अलग लिख लिया, 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले इसका गुणा किस में हो जाएगा? 100 से, तो 6754 गुणे 100 माइनस 6754 गुणे 6, इसका गुणा हो गया तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, और इसका गुणा 6 में हुआ तो 40,524 आ गया। फिर इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं भाग। भाग क्या होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग क्या है। जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है। अब सबसे बड़ी बात कि जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करें तो ये जो क्रिया है जो हमने किया उसको बोलते हैं भाग। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। तो क्या कह रहे हैं? जिसमें भाग दिया जाता है, मतलब अगर कोई संख्या दे रखी हो ऐसे 3 भागे 54, तो हमारा कुछ आएगा 54 की जगह 55 ले लेते हैं, तो इससे हमारा आसानी से हो जाएगा 3 कम
भाग दिया, तो 3 से हम भाग दे रहे हैं, 55 में भाग दे रहे हैं, और जो हमारा आया है वो है 18 और शेष जो बचा है वो 1। तो अब सुनिए, जिसमें भाग दिया जाता है तो किस में भाग दिया, 55 में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल, और जो बच जाता है, जो लास्ट में बचता है वो होता है शेषफल। नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। भाग की संकल्पना, भाग की संकल्पना क्या है, किसी वस्तु को लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो होती है भाग विधि। अब भाग विधि के लिए हमने परिभाषा क्या पढ़ा कि किसी वस्तु को लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो होती है भाग विधि। अब भाग के कुछ नियम है या कुछ कह सकते हैं कि तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किससे भाग देना है, 0 से, तो ये बता दें कि गणित में इसे बोला जाता है अपरिभाषित। अगर किसी पूर्ण संख्या में या संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर 0 में किसी अन्य शून्येतर संख्या से, शून्येतर का मतलब शून्य के इतर, शून्य को छोड़ के बाकी किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए तो हमारा जो परिणाम आएगा वो आएगा 0। ये 3-4 तथ्य हैं। एक और तथ्य है कि उसी संख्या में अगर भाग दिया जाए, 0 को छोड़ दिया जाए, 0 के अलावा बात हो रही है, उसी संख्या में भाग दिया जाए, जैसे 24 में 24 का भाग दे दें तो हमारा जो हम उत्तर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। यानी उसी संख्या से भाग देने पर जो परिणाम आएगा वो 1 आएगा। अब अगला हम जानते हैं कि संगत गुणात्मक तथ्य क्या होता है। कभी कभी पेपर में पूछता है कि संगत गुणात्मक तथ्य क्या है। तो उदाहरण के लिए दे रखा हो 21 भागे 3 बराबर 7, इसका गुणात्मक तथ्य लिखिए। तो 21 में 3 से भाग देने पर 7 प्राप्त हुआ, तो वो पूछता है कि अब ऐसा क्या करें कि जिसमें गुणा करना हो और 21 आ जाए, वो भी इन्हीं दोनों अंक को यूज करके। तो 3 गुणे 7 बराबर 21। ये जो हमने लिखा गुणा के टर्म में जो लिखा गया उसको कहेंगे गुणात्मक तथ्य। जैसे 56 भागे 8 बराबर 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 बराबर 56। ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, संगत गुणात्मक तथ्य होगा। अब हम जानते हैं कि पेपर में कभी कभी समीकरण हल करने को भी आता है, तो अब हम सीखेंगे समीकरण हल कैसे किया जाता है। तो समीकरण हल करने के लिए 2 चीज़ें हैं। आप किसी भी चीज़ को लेके चल सकते हैं, हिंदी को लेके चल सकते हैं, इंग्लिश को लेके चल सकते हैं। हिंदी में एक कहावत टाइप से कही जाती है कि का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। तो का मतलब होता है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। ये जो बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट, इनमें भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मझला होता है, फिर बड़ा होता है। फिर अगर ये तीनों सॉल्व हो गए तो उसके बाद भाग संक्रिया होगी, फिर गुणा की संक्रिया होगी, फिर धन का संक्रिया होगी, फिर ऋण की संक्रिया होगी। इंग्लिश में इसी नियम को इंग्लिश में बोला जाता है बॉड मास रूल। बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। कभी कभी बीच में सवाल में ऑफ दे देता है, इसी को हम बोलते हैं कि ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होगा। अब समीकरण सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि अगर प्लस कोई संख्या है, 2 संख्याएं हैं, वो दोनों धनात्मक हैं, उनका गुणा होगा तो तीसरी जो परिणाम आएगा वो भी धनात्मक। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो उन दोनों का परिणाम जो आएगा वो निगेटिव आएगा। पहली संख्या ऋणात्मक, दूसरी धनात्मक, तो भी परिणाम आएगा वो भी निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव हैं तो उनका जो परिणाम आएगा वो धनात्मक आएगा। मतलब 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक आएगा। ये चीज़ें याद रख लें, आगे हमें बहुत। आइए समीकरण के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर एक सवाल दे रखा है 4 बड़े ब्रैकेट में 17 प्लस करली ब्रैकेट में यानी कि मझले ब्रैकेट में 2 प्लस 5, फिर छोटे ब्रैकेट में 4 माइनस 2, फिर करली छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद।
अब हमको पता है सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। बाकी सारी चीज़ें सेम ऐसे ही लिख देंगे और सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2। अब हमें पता है कि 5 और 2, इन दो जो ब्रैकेट के बीच में है कोई निशान नहीं है, मतलब इन दोनों में क्या होगा, गुणा होगा। तो बाकी सारी चीज़ों को सेम रखेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या आएगा, 5 दूनी के 10, तो ये आ गया 10 प्लस 2। अब कौन सा सॉल्व होगा, मझला ब्रैकेट, तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 12, सेम लिख दिया 12। फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा कैसे, 17 प्लस 12 29, 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 116। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 13 माइनस छोटे ब्रैकेट में 8 इंटू 2 प्लस 3। अब हमें पता है सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट, इसमें तो केवल एक ही है तो सबसे पहले छोटा। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16, यानी 8 गुणे 2 16। फिर उसके बाद ऋण है और धन है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, धन करना है। तो हमें पता है कि ये तो ऋण है और ये धन है, तो धन धन के साथ जुड़ता है। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 0, आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 भागे बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस मझले ब्रैकेट में 14 माइनस 3, फिर छोटे ब्रैकेट में 9 माइनस 6, बंद हो गया। सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के ही रोक के इस सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग इस सवाल को। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेम टू सेम पूरा कॉपी, और ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अगली लाइन में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही कॉपी करते जाएंगे। हमें पता है कि 14 माइनस 3 और 3, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा होगा। और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना होता है, 5 होता है। अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 5। बाकी सब सेम टू सेम चल रहा है। 121 भागे बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस 5 11 हो जाएगा। 11 से बाहर निकलेगा तो 121 में 11 का भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8/9 प्लस माइनस 4/9। ये भिन्न के सवाल हैं, आगे अभी भिन्न के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सवाल दे दिया है तो उसको करेंगे कैसे, तो हमें पता है कि प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो क्या आता है, माइनस होता है। तो ये हमने लिख दिया 8/9, प्लस का गुणा माइनस से किया माइनस, और 4/9। पता है कि दोनों का हर समान है तो लघुत्तम समापवर्तक भी 9 आएगा, और जब लघुत्तम समापवर्तक दोनों का सेम है तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। या कैसे होगा, तो 9 भागे 9 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 8 8, माइनस 9 भागे 9 1, और 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। 8 माइनस 4/9 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और बटे में तो 9 था ही, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। अब आगे देखते हैं 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। हमने इसके पहले जो सवाल किया था उसमें गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करते थे, अंश को हर बना देते थे, हर को अंश बना देते थे। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3, सीधी सी बात है, खत्म। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ बीजगणितीय संक्रिया। बीजगणितीय संक्रिया मतलब बीजगणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग, बीजगणितीय जोड़ घटाना या बीजगणितीय संक्रिया। अब क्या है, तो बीजगणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने से पहले हम जानते हैं कि बीजगणित होता क्या है। तो बीजगणित में 2 तरह की राशियां आती हैं, एक चर राशि और एक अचर राशि। जिन समीकरण में ये दोनों राशियां आती हैं उन्हीं को बोलते हैं बीजगणितीय संक्रिया, बीजगणितीय समीकरण। अब बीजगणितीय समीकरण के लिए चर राशि अचर राशि, चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर राशि को बोलते हैं कांस्टेंट। अचर राशि क्या है, जिसकी वैल्यू निश्चित होती है या फिक्स होती है, वो वैल्यू जो फिक्स है। जैसे 10 कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है, तो इसलिए 10 क्या है, अचर राशि है। चर राशि क्या है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती हो, जो दूसरे पर डिपेंड रहता हो, उसको क्या बोलेंगे, चर राशि। जैसे एक्स वाई, कभी देखा होगा किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ जाती है 10, कभी एक्स की वैल्यू आ जाती है 50, कभी वाई की वैल्यू आ गई 15, कभी वाई की वैल्यू आ गई -3, यानी कि वाई दूसरे पे डिपेंड करता है और एक्स। इस तरह की राशियाँ जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उनको बोलते हैं चर राशि। चर राशि में भी 2 तरीके की होती हैं, सजाती और विजातीय। सजाती किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। विजातीय किसको बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस यानी सजाती क्या है, तो जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे x² y -5x² y, 3x² y, यानी कि देख रहे होंगे कि x² y इस टर्म में भी है,
एक्स स्क्वायर वाई इस टर्म में भी है और एक्स स्क्वायर वाई इस टर्म में भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एक जैसे हैं। तो जब तीनों एक जैसे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, सजाती है। इनका जो कांस्टेंट है वो अलग है, उससे हमें लेकिन कोई मतलब नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमें मतलब है इन चर राशियों से। वेरिएबल राशि ये तो सेम है, ये सब सेम है, तो ये हो जाएंगी सजातीय। जैसे एक्स वाई कॉमा 2xy, तो एक्स वाई सेम है। एक्स 2x 5x 9x ये सब क्या हो जाएंगी, सजाती। वाई स्क्वायर 2y² 10y², ये सब क्या है, सजाती। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर है। ऐसे ही विजातीय क्या है या नॉन होमोजीनियस क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई 5x³ वाई, इसमें देख रहे होंगे कुछ भी सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई है तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स के ऊपर 2 था और यहाँ वाई के ऊपर 2 है, यहाँ तो किसी के नहीं है। यहाँ तो एक्स की क्यूब हो गई, वाई कुछ नहीं, तो मतलब ये क्या है, ये विजातीय है, मतलब इनमें कोई मेल नहीं है। अब 9x 9y 9z 9xy 9xyz कांस्टेंट तो सेम है, लेकिन जो चर राशियां हैं एक्स है यहाँ, तो यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, तो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई जेड है। मतलब यहाँ तीनों क्या है, अलग अलग है, चारों सब अलग अलग है। मतलब ये क्या है, विजातीय है, नॉन होमोजीनियस। अगला कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc प्लस 3ab²। तो हमें पता है कि पहले एक तरह की राशियों को एक पास लिखे तो abc क्या हो जाएगी, सजाती हो जाएगी एक दूसरे के लिए। तो 3abc माइनस 5abc माइनस 2ab² को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए माइनस 2ab² का भी कोई सजाती है क्या, तो हाँ 3ab² है, तो प्लस 3ab² लिख लिए। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2, और ABC तो इनकी राशि है तो वो लिख लेंगे। तो ये 3abc माइनस 5abc क्या हो जाएगी, -2abc। -2ab² प्लस 3ab² क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 प्लस 1, जिसको लिखें चाहे न लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, +1 ab², यानी कि ab²। इसको क्या लिख सकते हैं, ab² माइनस 2abc। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।